लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में एक साल ऐसा था 1904 जो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये समझना बेहद जरूरी है कि इस एक साल की घटनाओं ने आने वाले भारत की दिशा कैसे तय की। तो चलिए आज इसी साल का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आज हम 1904 की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रशासनिक सुधार, फिर बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे, इसके बाद तिब्बत अभियान को समझेंगे, फिर उस साल की कुछ और जरूरी घटनाओं को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि 1904 इतना महत्वपूर्ण क्यों था। चलिए शुरुआत करते हैं लॉर्ड कर्जन के उन कदमों से जिनका एक ही मकसद था, हर तरह से ब्रिटिश सत्ता की पकड़ को मजबूत करना। इसके लिए उन्होंने कई बड़े कानून बनाए और संस्थाओं में बदलाव किए। अब देखिए इस स्लाइड में कितनी दिलचस्प बात है। कर्जन ने एक ही महीने मार्च में 3 बड़े कानून पास किए। पहला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिससे यूनिवर्सिटीज पर सरकार का कंट्रोल बढ़ गया। दूसरा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जिससे ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की बात की गई। और तीसरा, सहकारी ऋण समितियां अधिनियम, जिसने भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट की नींव रखी। मतलब शिक्षा, विरासत और अर्थव्यवस्था तीनों पर एक साथ निशाना साधा गया। बात सिर्फ कानूनों तक ही नहीं रुकी, प्रशासन को और भी सख्त बनाया गया। इसी साल भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम लाया गया, जिसने सीधे सीधे प्रेस की आज़ादी पर हमला किया। आर्थिक मामलों को देखने के लिए एक अलग वाणिज्य और उद्योग विभाग बनाया गया और पुलिस सुधारों के नाम पर प्रांतों में सीआईडी यानी आपराधिक जांच विभाग की स्थापना की गई। और इन नीतियों का असर जमीन पर भी दिखने लगा था। 1 अप्रैल को कर्जन ने खुद बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी और अक्टूबर आते आते मद्रास प्रेसिडेंसी के कांजीवरम में भारत की पहली शहरी सहकारी ऋण समिति भी रजिस्टर हो गई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने आने वाले सालों में भारतीय राजनीति में जैसे तूफान ला दिया, यानी बंगाल का विभाजन। देखते हैं 1904 में इसकी नींव कैसे रखी गई। तो यहाँ एक बात साफ साफ समझनी होगी, 1904 में बंगाल का बंटवारा हुआ नहीं था, बल्कि ये वो साल था जब इसकी पूरी तैयारी शुरू हुई। जनवरी में सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह विचार पब्लिक किया। फरवरी में लॉर्ड कर्जन खुद लोगों की राय जानने के लिए पूर्वी बंगाल गए, ढाका और मेमनसिंह जैसी जगहों पर भाषण दिए। और 6 अप्रैल को बंगाल सरकार ने रंगपुर, भोगरा और पाबना को भी असम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दे दिया। कर्जन की नजरें सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं थी, वो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को भारत की सीमाओं के बाहर भी फैला रहे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था तिब्बत अभियान। ये टाइमलाइन देखिए, महज 5 महीनों के अंदर कैसे एक के बाद एक घटनाएं हुईं। 31 मार्च को चुमिकसेंगशो में नरसंहार हुआ, मई में कारोला की लड़ाई हुई, 6 जुलाई को ब्रिटिश सेना ने ग्यानसेजोंग के किले पर कब्जा कर लिया, 3 अगस्त को कर्नल यंग हस्बैंड की अगुवाई में सेना लहासा में दाखिल हुई और आखिर में 7 सितंबर को लहासा की संधि हुई, जिसके बाद तिब्बत पूरी तरह से ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में आ गया। तो एक तरफ जहां कर्जन अपने कदम बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर भी एक नई राष्ट्रवादी हलचल शुरू हो रही थी। इतने बड़े प्रशासनिक बदलावों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी थी। साल के अंत में 26 से 28 दिसंबर तक बॉम्बे में कांग्रेस का 20वां अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की और यहाँ देश की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई। और इसी साल एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने मित्र मेला नाम के संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसका बनना इस बात का संकेत था कि आज़ादी की लड़ाई में अब एक नया, ज्यादा उग्र और क्रांतिकारी अध्याय शुरू हो रहा था। तो इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि आखिर 1904 इतना खास क्यों है। हम इसे कर्जन के पूरे दौर का एक निचोड़ या एक छोटा सा मॉडल क्यों कह सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये एक अकेला साल हमें कर्जन की पूरी सोच दिखाता है। एक तरफ प्रशासनिक केंद्रीकरण अपने चरम पर था, दूसरी तरफ तिब्बत अभियान ने आक्रामक शाही विस्तारवाद का चेहरा दिखाया। इसी साल बंगाल विभाजन की वो नींव रखी गई जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। और साथ ही इसी साल हमने उदारवादी कांग्रेस और क्रांतिकारी अभिनव भारत दोनों ही राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत होते हुए देखा।
इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।